संस्कार भारती के प्रोग्राम में फिल्म अभिनेता मनोज जोशी रायपुर पधारे थे, जो आज प्रेस क्लब में प्रेस वालों से मुलाकात की। ये बहुत सारी फिल्मों में जैसे सरफरोश, हंगामा, हलचल, धूम, भागम भाग, हेरा फेरी, चुपके, भूल भुलैया आदि फिल्मों में काम किए। उसी तरह धारावाहिक चाणक्य, एक महल और सपनों का, राव, संग दिल, कभी सौतन कभी सहेली, मूरा रास्का, माइक ला, मराठी, इस तरह के बहुत सारे सीरियलों में भी काम किया है। प्रस्तुत है प्रेस वालों से उनकी मुलाकात। बृहस्पति नीति है, विदुर नीति है और चाणक्य नीति है। ये सभी नीतियों को अब शुक्राचार्य को राक्षसों के गुरु थे। वो राक्षस यानी जो वृत्ति के राक्षस थे, उनकी बात कर रहा हूं। और देवों के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे, तो बृहस्पति की अपनी नीति है। और जब चाणक्य आए आज से 2450 साल पूर्व, तो एक उन्होंने ये सारी नीतियां जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो लिखा है, उसमें उन्होंने राजा, मंत्री, तंत्री, व्यवस्थापन और नागरिक, प्रजा का कल्याण कैसे हो और राजा कैसे करे, और कोई भी सुविधा, देखिए एक छत्र शासन जिसे कहते हैं, वो एक छत्र शासन जो है वो चाणक्य ने, मतलब चाणक्य के काल के पूर्व महाभारत युद्ध हुआ, तो महाभारत में विदुर की नीति मानी जाती थी। तो महाभारत का युद्ध भी भारत को एकत्रित करने के लिए हुआ है। अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो पहले शांति का पाठ लेकर गए, लेकिन नहीं माने दुर्योधन, तो युद्ध लेकर आए। वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, पर महाभारत का युद्ध भी भारत को एकत्रित करने के लिए हुआ है। अब देखिए कि किसका विवाह किसके साथ, क्यों, किस लिए। अब महाभारत का युद्ध था, जरासंध भी उसके साथ था। जरासंध मगध का राजा था, और मगध किस लिए प्रिय था उस समय? केंद्रीय शासन था, जहां आज भी टाटा नगर है, आज भी लोहा खनिज संपत्ति है। तब तो ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, अपना क्या बोलते हैं उसको, झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ, झारखंड का भाग नहीं हुआ था। तो खनिज संपत्ति, वन संपत्ति, लोहा, ये सब कुछ मगध जो था वो बहुत जबरदस्त था, सशक्त था। तो जरासंध को भी मारा, कंस को मारा। ये सब कुछ यदि अगर हम महाभारत को केवल कथा के लिए यूनिवर्सल मानव ने धर्म से कैसे जीना चाहिए, इसके लिए वो कथा थी। लेकिन वो अगर देखे सूक्ष्म रूप से तो महाभारत भारत को एकत्रित करने की कथा है। चाहे रामायण भी है, तो राम जी का जो प्रवास है वो भी भारत को एकत्रित करने का प्रवास है। और चाणक्य ने भी वही काम किया, और चाणक्य के बाद अगर वो काम किसने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो भारत एकत्रित एक छत्र शासन हो, ये पहला इतने वर्षों के बाद यदि किसी ने विचार रखा हो तो वो आचार्य चाणक्य ने रखा, क्योंकि सिकंदर आक्रमण करते हुए आया था। अब आज की स्थिति में, खैर वो एक बड़ा विषय है, आज की स्थिति में युद्ध नीति हो, कूटनीति हो, और प्रजा का सुख किसमें है, प्रजा सुखे सुखम राज, तो युद्ध भी विचार करके ही करना चाहिए, और दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा दुश्मन हो या छोटा दुश्मन। लेकिन क्या है कि रोज आए, आज यदि हम देखें तो उस समय सिकंदर ने आक्रमण किया, और सिकंदर गांधार, मतलब आज जो कंदहार कहा जाता है, तो गांधार की सीमाओं का जो शासन था, जो ईरान तक सटी हुई सीमाएं थी, वो आंभी राजा था। और उसके बाद में आज जिसे वो पाकिस्तान नाम का हमसे ही अलग हुआ एक देश, धर्म के आधार पर जिसका विभाजन हुआ, बट वो भी प्रांत पोरस के पास था। अब
मतलब आज का पंजाब या वहां का या स्वात या जो भी। तो जब सिकंदर आक्रमण करके आया तो उन्होंने ये कहा कि भैया सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो ये अंदर आएगा, अंदर घुसकर सारा भारतीयत्व है वो नष्ट करेगा और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसका संरक्षण करना आवश्यक है। ये सारा अनुभव, ये सारा निचोड़ उन्होंने अपनी जो कूटनीति के बारे में, युद्ध नीति के बारे में या जो भी लिखा है, और सीमाएं सुरक्षित करने के लिए जो भी शस्त्र सरंजाम था, जो भी शस्त्रायुधों की आवश्यकता थी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए, वो भी पिछले 14 से लेकर आज तक यदि हम देखें तो कितना सशक्त रूप से हुआ है ये भी हमको पता चलता है। तो सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। आज तक पाकिस्तान ने सामने से कभी युद्ध नहीं किया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, यानी क्या, अराजक कैसे पैदा करे, अराजक कैसे जन्म दे, यही उसने सोचा। और उस अराजक को मतलब कभी आया, बम स्फोट किए, इधर बम स्फोट किया, उधर बम स्फोट किया, संसद पर हमला किया, मुंबई में बम स्फोट हुए, जहां देखो वहां कुकर में बम फट रहा है, दिल्ली में बम फट रहा है, जहां देखो फट रहे थे। क्यों फट रहा था? तो ये कभी भी 26/11 जो हुआ, 26/11 हुआ, वो भी भारत की आत्मा पर ही हमला था, और पहलगाम में हुआ वो भी भारत की आत्मा पर ही हमला था। तो उसका जवाब राष्ट्र ने राष्ट्र धर्म से एकरूप होकर ही दिया है। और इसीलिए आज चाणक्य जो है वो उस वक्त भी उतने ही आवश्यक थे, उसके बाद भी उतने आवश्यक थे, और आज भी उतने ही आवश्यक हैं, और कल भी उतने ही आवश्यक रहेंगे, क्योंकि वो सांप्रत है। हमें स्वाभिमान है, हमें अभिमान है कि हम उनकी संतान हैं। तो मुझे लगता है चाणक्य एक कभी भी सांप्रत ही रहेंगे, वो कभी भी कालबाह्य नहीं होगी, वो सनातन, वो नित्य नूतन जीवन शैली में भी काम के हैं, क्योंकि उनका वाक्य है कि धर्म का मूल अर्थ है, उनको बाद में होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझ पर स्टैंप लगाया, मैंने लगने नहीं भी दिया। लेकिन मेरे पास जो पहली भूमिका आई वो सरफरोश, उसके पहले 90 में मैंने फिल्म की थी, वो उशी लाल को मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे फिल्मों में नहीं काम करना है, क्योंकि वो रोल एक सिंगा देते काट डालते हैं। बट फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई, बीवी बच्चों को भी बड़ा करना है, और ये माध्यम भी बड़ा है, और ये माध्यम मुझे भी पढ़ना था, मुझे भी उसमें एक्सप्लोर करना था अपने आप को। तो मुझे जो हंगामा मिली 2003 में, उसके बाद फिर मैं प्रियदर्शन का बहुत ही चहेता, मैं आज भी बोलता हूँ इज माय गॉडफादर, कि मैंने कभी उनको ऐसा फोन करके या उनके चीफ एडी को कभी फोन नहीं किया। उनको मैं अच्छा लगा और मुझे हर फिल्म में वो रोल देते गए, तो इसलिए हो गया, लोगों को लगा कि ये तो कॉमेडी करते हैं। बट क्या है, कॉमेडी वही कर सकता है जिसको जीवन के गांधीर्य के बारे में, जीवन के परम दुख के बारे में पता है, वही कॉमेडी अच्छी कर सकता है। और आप देखना, चार दोस्त अगर बात कर रहे हैं ना, वो जो सबको ज्यादा जोक बोलता है ना, वो सबसे ज्यादा अंदर से खिन्न होता है, कहीं ना कहीं दुख पहुंचा हुआ होता है, कहीं ना कहीं चोट पहुंची हुई होती है। इसीलिए ह्यूमर या हास्य कलाकार या हास्य लोगों को समक्ष रखना वो बड़ी गंभीर बात है, ऐसा मैं मानता हूँ, और मैंने अपने आप पर स्टैंप नहीं लगाने दिया। एक बात बताइए। हेलो, ये कह रहा था सर कि जैसे थिएटर में पहले जो गंभीर थिएटर में जैसे एक्टिंग के लिए लोग जाते थे, गंभीर वो सीखते थे, लेकिन आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये सब में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या परोसी जा रही है? अब उसके बारे में इतना बोल चुका हूं मैं कि जिनको श्लील और अश्लील में फर्क नहीं समझता, जिनको अभिव्यक्ति
और मैं ऐसा मानता हूं, मैं मानता हूं कि एक कलाकार होने के नाते, क्योंकि मैं अभी बात इसी से कर रहा था कि कलाकार का मतलब है कल्प को आकार देने वाला। इसीलिए ईश्वर ने उसको ज्यादा सामान्य इंसान से थोड़ा अंग ज्यादा दिया है क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी ये स्वैराचार करने के लिए है या स्वतंत्रता का कुछ अच्छा उपयोग करने के लिए है। मैं ये नहीं बोलता कि उपदेशात्मक ही काम करे सब लोग, नो, लेकिन ऐसी गंध भी तो न परोसे। तो लोग बोलते हैं कि गंध तो है ना, हाँ, हर चौराहे पे एक कूड़ा की एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कूड़ादान, बड़ा कचरा पेटी बोलते हैं उसको। पर वो कचरा पेटी यानी चौराहा नहीं होता ना, वो कचरा पेटी यानी पूरा शहर नहीं होता। कचरा पेटी की जगह कचरा पेटी है। तो गाली गलोच ये तो कोई भी देता है, एक्सप्रेशन है, ऐसे सारे उसके पलायमान माध्यम है बोलने, ठीक है। बट इसका परिणाम क्या होगा, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये सोचे बगैर। क्योंकि क्या हुआ, ओटीटी माध्यम के वेस्ट से आया है। वेस्ट का दूसरा भी एक अर्थ है, तो वहां से आया कि खूना मर्गी, गाली गलोच, सेक्स, गंदगी, जितना भयंकर विकृत वो परोस, तो वहां से आया। तो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है या स्वैराचार है, स्वतंत्रता है या स्वैराचार है, ये मुझे लगता है क्रिएटिव इंसान को अपने ही अंदर झांक के अपने को सेल्फ सेंसर खुद करना पड़ेगा कि मैं ये परोस रहा हूं, इसको देखने वाला वर्ग क्या है और इसका एक्चुअली परिणाम क्या है, ये मुझे लगता है। और इसीलिए क्रिएटिव इंसान को ज्यादा बुद्धि का जो ये है वजन है वो थोड़ा सामान्य से ज्यादा दिया। सर ये लेकिन इसी पे जो सवाल है कि इतनी निर्भीकता क्या रही कि चलिए बिग बॉस तक का मामला ठीक था और इतने लीडर होके हाउस अरेस्ट बना डाले और हाउस अरेस्ट में जनप्रतिनिधियों की फिर टिप्पणी आने लगी कि ऐसे जो है एपिसोड ने नग्नता घर घर पहुंचा दी और अंततः रोकना पड़ा। मतलब ये लंबे समय से चले आ रहा है, तो क्या शक्ति कहाँ पर होनी थी कि थोड़ा इस पर नियंत्रण हो पाता? ऐसा है, मैं वही अभी आप जो बोला वही उत्तर है मेरे पास और कोई उत्तर नहीं। अगर आप सब सारे पत्रकार हो, आप चौथा स्तंभ हो। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी एक चीज को हेडलाइन बनाकर जब वो न्यूज देखते हैं, ये यूट्यूब वाली, सॉरी इसमें होंगे कुछ तो मुझे क्षमा करना, बट मतलब वो वैसे नहीं होंगे ऐसा मैं मानता हूं। तो ऐसा है कि वो क्या, हम क्या दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो देखने के बाद पता चलता है कि इसमें क्या था। तो अगर हम पर ही वो न लागे कि सेंसेशनल करने के लिए, देखो सुसंस्कृत और विकृत ये दो चीजें हैं हमारे हाथ में कि भैया हमको किस मार्ग पर चलना है वो अपने आधार पे रखता है, लेकिन ये परोसने के बाद इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ये भी तो हमने सोचना चाहिए, और वो नहीं सोचते हैं। लेकिन आज क्या है, आज ये मोबाइल का युग है, ये 2 मिनट की भी स्थिरता नहीं है लोगों, 1 मिनट की भी नहीं है, 40 सेकंड टंग टंग ऐसा ही होगा। उनको कुछ भी देखना है बस, और यह आदत हमने या हमारी सुविधा के लिए है या हमारे लिए है या हम उनके लिए है। तो वही हुआ है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फोन पे आने वाली चीज। इस पर खुद को भी गिरेबान में जाकर देखना पड़ेगा और तब जाके ये सुधरेगा। इस पर कितना भी नियंत्रण करने की कोशिश करोगे
तो भी सेल्फ रियलाइजेशन, देखो इसका कारण भी मैं बताता हूं। जब से शिक्षा में से मूल्याधिष्ठित शिक्षा नष्ट हो गई है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं मानता कि हर आदमी संत बनेगा, नो, इंसान तो बने। तो जो मूल्यों की शिक्षा थी, और जब से मूल्यों का मूल्य बढ़ते गया है, तब से मूल्यों का अधःपतन हुआ है। और वो मूल्य हमारी शिक्षा में था। मेरे बचपन में जो मुझे स्टोरिया या जिस प्रकार के शिक्षक थे, वो पुस्तक के बाहर भी पढ़ा देते। आज चाणक्य का नाटक मैं 36 वर्षों से कर रहा हूं, वो मेरे शिक्षक की बदौलत है। वो शिक्षक नहीं होते तो वो सिर्फ पाठ पढ़ाते और बात ही नहीं करते, जिन्होंने ये विचार किया। अब वो सिकंदर का भाषण तो पाठ्य पुस्तक में भी नहीं था, वो शिक्षक मुखोद्गत था, वो बोलते थे इतिहास के शिक्षक। तो मेरे मन में रहा कि नहीं, ये बनाना चाहिए मुझे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमारी शिक्षा में मूल्याधिष्ठित शिक्षा थी, तब तक ये नहीं था। फिर विंडोज खुल गई, आज पूरा विश्व नजदीक आने लगा। वेस्ट की खिड़कियां भी खुली, यहाँ की खिड़कियां खुली, वहां के लोग यहाँ आके जिस प्रकार का ये जो भी कंटेंट, मैं ये नहीं कहता कि सारा कंटेंट खराब है। जैसे पंचायत जैसी कोई सीरियल, मैं किसी के वो नहीं करता प्रमोशन, बट कुछ तो कंटेंट है प्रॉपर, ऐसे कंटेंट वाली भी है। लेकिन ज्यादातर अश्लीलता, विकृति, विभत्स, नाट्य शास्त्र में सारे रसों का ये है। खाने में खाली नमक ही डालोगे और खाली अचार अच्छा लगता है, इसलिए इतना अचार नहीं खाते ना। वो प्रमाण भान हम बोल चुके हैं। तो इसके लिए नियंत्रित से नहीं होगा, वो अपने सेल्फ से भी होगा। वो क्रिएटिव लोगों को सोचना चाहिए कि मैं क्या परोस रहा हूं, इसका दुष्परिणाम शायद मुझे लगता है। मैंने देखा नहीं किसने क्या प्रतिक्रिया दी, न मेरा वो काम है। मैंने मेरी प्रतिक्रिया दी तुरंत। तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको क्रिया भी नहीं पता और जिसको प्रतिक्रिया भी नहीं पता, उनके बारे में क्या बोलूं मैं? जोशी जी, भारतीय नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के अभिनय अंगों क्या विपरीत? ऐसा है, पाश्चात्य नाट्य शास्त्र जैसा कुछ है ही नहीं। बोलिए, उनका भी तो दर्शन है, उनका भी तो नाट्य शास्त्र है। नहीं, वो एक हर एक नाट्य कलाकार की अपनी शैली का निरूपण है। नाट्य शास्त्र विस्तृत रूप से यदि किसी ने लिखा है तो केवल और केवल भरत मुनि ने लिखा है पूरे विश्व में। और जब विश्व प्रगति के पंथ पर भी नहीं था तब लिखा है। अंडरस्टैंड क्या फर्क है? तो वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये बोल रहा हूं कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, वांग्मय कैसा होना चाहिए, कितने कितने रसों का प्रमाण किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से विषय की वो रखनी चाहिए, सारे विषय रखे एक रंगों तक कि ये रंग किसको प्रतिनिधित्व देता है, ये रंग का महत्व क्या है, ये रंग का अर्थ क्या है। इतना सूक्ष्म रूप से लिखा गया ग्रंथ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केवल रसोत्पत्ति, केवल रस और दूसरा कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर लेके पूरा का पूरा नाट्य शास्त्र पढ़ाना चाहिए। और मैं यहां भी आता हूं कि नाटक जो विषय है वो हर स्टेट ने, हर राज्य ने, हर पाठशाला में कंपलसरी करना चाहिए। नाट्य शास्त्र तो बाद में वो बड़ा होगा तभी, लेकिन अगर नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे तो स्पंदनशील व्यक्तित्व कैसे निर्माण होगा, भाव कैसे पैदा होगा। कोई भी अच्छी चीज है वो देखने वाला दर्शक कैसे पैदा होगा। हर राज्य ने, जैसे पीटी क्लास होता है
वैसे नाटकों का प्रशिक्षण दूसरी तीसरी क्लास से शालेय शिक्षा हो या माध्यमिक हो वो रखना चाहिए। ऐसा है कि हर 10 साल में विचार बदलता है, लोगों की लिखावट बदलती है, शैली बदलती है। वो ह्यूमर लिखने का एक अंदाज होता है, एक सरकाज़म होता है, एक बहुत ही छिछोरी ह्यूमर भी होती है। ह्यूमर प्योर लिखने वाले लोग बहुत कम हैं। ह्यूमर की व्याख्या पता नहीं क्यों इस प्रकार की हो चुकी है नहीं वैसे कि आप कितना सामने वाले को जलील करो, उसके चिथड़े फाड़ो, वो कॉमेडी नहीं है। तो वो लिखने वाले लोग भी बहुत रेयर रह चुके हैं। शायद हो सकता है इसकी वजह से आपको लगता हो, पर ऐसा नहीं है। मैंने अभी प्रियदर्शन जी की फिल्म साथ में की, हमने बहुत कम रहा, अक्षय कुमार भी है उसमें। तो निर्देशक और लेखक इन दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि फिल्म ये निर्देशक का माध्यम है। ये अगर उसमें होगा तो एक्टर देगा, नहीं तो कहां से देगा। टीवी में आजकल कॉमेडी शो का चलन चल रहा है। कौन से कॉमेडी शो? मैं नहीं देखता। ये तो कमाली नहीं है। सर बात टीवी की है, इसका बड़ा हुआ सवाल है। आपने नुक्कड़, हम लोग, दुनिया की जो है जिंदगी, वो सब दौर आपने देखा, फिर ये एकता कपूर में फिर दौर आया, उसमें और भी जो है भाभी जी घर पर है, ऐसे कई जो है इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या समाज बदल रहा था तो ऐसे सीरियल बनने लग गए कि ऐसे सीरियल आने के कारण समाज बदल रहा है? सर मैं यहाँ एक सामने रोज लिखूं कि यहाँ प्याऊ है पानी, तो थोड़े लोग आएंगे पानी पीने के लिए। लेकिन मैं ऐसा करूं कि यहाँ ना रोज आपको शीरा मिलेगा, तो लोगों की भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि वो मुफ्त मिल रहा है। वो शीरे में शक्कर कितने डाली है, गुड़ कितना डाला है, काजू बादाम किशमिश डाले है कि नहीं डाले मालूम नहीं। खाने के बाद पता चले कि सच में शीरा है, लेकिन कोई भूखा है तो बेचारा खा लेगा। तो मैं किसी बच्चे को यदि दूध बचपन से ये पिलाऊं कि बेटा ये दूध है, तो मैं एक काम करूंगा, चावल का आटा लेके उसमें पानी डालूंगा, बोलूंगा दूध है, तो बच्चा दूध ही मानेगा। उसको क्या मालूम दूध क्या होता है। तो मुफ्त में मुझे रोज मिल रहा है थोड़ा मार के हमारी, मैं देखूंगा ही, फिर वो आदत बन जाती है। मैं वही बोल रहा हूं कि आज टेलीविजन की एक भी सीरियल